Hello everyone, I hope all of you completed your work. Okay, now we start the chapter number 3, nationalism. नेशनलिज्म इन इंडो जो सेकंड चैप्टर है वो आपका कट हो चुका है अकॉर्डिंग टू सिलेबस. सो आई स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया. तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, इसकी हम सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन करेंगे. ओके, हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो क्या करने हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन करेंगे. सेकंड, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग. तो पार्ट 1 में हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. ओके, ये पार्ट 1 जो है आज हम करेंगे इसी का, नेशनलिज्म इन इंडिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम जो परिचय करवा रही हूँ मैं आपको. नेशनलिज्म इज लॉयल्टी एंड डिवोशंस टू ए नेशन. नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद जो है वो एक निष्ठा और भक्ति की भावना किसके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, इसको शो करता है. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and the study the non-cooperation movement and civil disobedience movement. इस चैप्टर में जो हम हैं 1920 की स्टोरी लेंगे और उसी की स्टडी करेंगे. हम असहयोग आंदोलन और सिविल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे. We will learn करेंगे कि हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट. और हम इसको देखेंगे भी, पढ़ेंगे, सुनेंगे कि कैसे जो है अलग अलग सामाजिक ग्रुप में ने जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था. राष्ट्र भक्ति की भावना जब लोगों के अंदर जागृत हो गई थी, कैसे हुई और उन्होंने किस प्रकार से अपने देश को आज़ाद करने के लिए पूरी लॉयल्टी निष्ठा के साथ जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया. Between the two, the nationalism and imperialism, there is no meeting ground. इन दोनों के बीच में कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं था. नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी और इम्पीरियलिस्ट साम्राज्यवादी, तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई जो है मीटिंग ग्राउंड नहीं. तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन. ओके, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम पढ़ेंगे. द वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, ब्रोक आउट इन 1920. ये 1914 में ख़त्म हुआ. इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल. उसमें भारत जो है ब्रिटिश सरकार के अंडर में था. इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर लेड टू इंक्रीज इन टैक्स इन इंडिया. 1914 में जो ब्रोक आउट हुआ था वर्ल्ड वार, उसकी वजह से क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे डिफेंस के, और साथ में भारत में टैक्सेस जो रेट लग रहे थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे. उन खर्चों की वजह से इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस. एक आयकर जो है एक और नया इंट्रोड्यूस किया गया भारत में. कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई. जो क्रॉप्स थी वो फेल्ड हो गई भारत के बहुत सारे हिस्सों में. दिस लैड टू स्टोरेज ऑफ फूड, और जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत में भोजन की कमी हो गई. ये आपका ड्यूरिंग वर्ल्ड वार का है उस टाइम का. 1914 टू 1918 जो है इंडिया द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्रॉप फेलियर ऑफ फार्मर्स और डिफरेंट जो है ये हमारे स्ट्रगलर थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ब्रोक आउट हुआ था 1914 में. पहला विश्व युद्ध जो है 1914 में हुआ, और उस टाइम जो है ब्रिटिश सरकार जो है हम पे शासन कर रही थी. और जब युद्ध होता है तो क्या होता है, डिफेंस जो पे खर्चा है जो वो बढ़ जाता है. जिस खर्चा बढ़ने की वजह से उस खर्चे की पूर्ति उन्होंने कहाँ से की, भारत में टैक्स रेट जो है इंक्रीज़ कर दिया. इनकम टैक्स एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो है सबसे ज़्यादा ध्यान जो है डिफेंस पे लग गया था. तो इसकी वजह से हमारी क्रॉप जो है फेल हो गई थी, क्योंकि हमारे भारतीयों को जो है युद्ध में सैनिकों के रूप में ले जाया जा रहा था. तो इस क्रॉप फेल होने की वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई.
और बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई देश में। थ्रू द वार ईयर इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 to 1918 लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब जब युद्ध होगा तो क्या होगा, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किन पे पड़ता है, सामान्य लोगों पे पड़ता है। तो इन पे बहुत अधिक जो है एक्सट्रीम हार्डशिप हो गई। पीपल होप दैट हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। लोग बागों को ये होप थी कि किसी तरीके से ये जो है हमारी हार्डशिप का एंड होगा, किसके बाद, युद्ध के बाद। बट दैट डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, पर इस तरह की जो है बातें नहीं हुई। तो उससे क्या हुआ, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया, विचार आया। सत्याग्रह इज एन आइडिया, सत्याग्रह क्या है, एक आइडिया है, ठीक है, एक विचार है, एक आदर्श है। by which a fight for true causes and against injustice is fought without any violence। सत्याग्रह एक ऐसा आइडिया है कि बिना हिंसा किए सच्चाई के लिए और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915। महात्मा गांधी जो है हमारे देश में, भारत में वापस आए थे 1915 के अंदर, क्योंकि वो जो है अपना कोर्स कर रहे थे अफ्रीका में। ही इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि ही इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट, इन्होंने अपने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था ही स्टे इन साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। ही ऑर्गेनाइज सर्वल सत्याग्रह इन इंडिया, उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह जो है भारत में किए थे, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे चंपारण सत्याग्रह इन 1960, 1916 में चंपारण सत्याग्रह किया था, और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी, ये सत्याग्रह किया था 1916 एंड 1918। ये सत्याग्रह इन इंडिया है, चंपारण मूवमेंट। सत्याग्रह डज नॉट डिपेंड ऑन आउटसाइड हेल्प, इट ड्राइव ऑल इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। ये सत्याग्रह, दांडी यात्रा हुई थी, नमक के लिए भी हुई थी, तो डिफरेंट प्रकार की ऐसी मूवमेंट्स है जो भारत में चली। क्योंकि लोग बाग जब परेशान होते हैं तो अब वो क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे जो उनको परेशान कर रहा है उनके खिलाफ। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज़्यादा जो है हमारे लोगों को परेशान कर दिया था मेंटली एंड फिजिकल रूप से, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी भी जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। इसीलिए लोगों ने ये आंदोलन किया। जब आंदोलन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक रॉयल एक्ट पास किया। वो क्या है रॉयल एक्ट, द एक्ट अथोराइज द ब्रिटिश ऑफिसर टू इम्प्रिजन एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। इस एक्ट में क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर ने ऑथोराइज किया था, और इस एक्ट के तहत क्या था कि बिना किसी ट्रायल के किसी भी इंडियन पॉलिटिकल को आप जेल में डाल सकते हो। मोहनचंद करमचंद गांधी जी है केम आउट विद रॉयल एक्ट सत्याग्रह इन 1980, और इसकी वजह से 1919 में इन्होंने जो है इसके विरुद्ध जो है सत्याग्रह किया। शॉप्स वर क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई, रैलीज निकाली गई, और लोग जो है स्ट्राइक पर चले जब ब्रिटिश सरकार ने ये रॉयल एक्ट पास किया था। रॉयल एक्ट में क्या था, टू क्रश द मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मार्टल लॉ। जब देखा कि ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार ने एक मार्टल लॉ जो है पास किया, जिसमें जनरल डायर जो है इसका कमांडर था। ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल 1919, ये 13 अप्रैल 1919 का दिन जो है भारत में कोई भी आदमी भूल नहीं सकता। इतना भयानक दर्दनाक कांड जो है हुआ था जनरल डायर की कमांड में। इस दिन क्या हुआ कि बैसाखी फेयर था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में इन अमृतसर में जो है। जनरल डायर ऑर्डर टू क्लोज ऑल एग्जिट गेट, लोग बाग बहुत इकट्ठे हुए थे इसके अंदर जलियांवाला बाग में बैसाखी मेले के लिए और अपनी मीटिंग्स के लिए। जनरल डायर ने क्या किया, चारों तरफ से गेटों को बंद करवा दिया। ही ओपन फायर ऑन द ग्राउंड, और उसने जो है भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हंड्रेड्स ऑफ इंडियन डाइड, बहुत सारे हमारे भारतीय जो है मारे गए। इंडियन स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग, और इसकी वजह से क्या हुआ, आज भी आप जो है जलियांवाले बाग में ये सारे चिन्ह देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए थे, दीवारों पर चढ़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो दीवारों पे वहीं जो है उनको मार दिया गया, वो बेचारे दीवार पे ही ऐसे ही लटकते रह गए। तो बहुत दर्दनाक सीन था। जनरल डायर ने जो है इसकी कमांड संभाली हुई थी।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस जो है उन्होंने स्टार्टिंग किया गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू किया। दिस वायलेंस फोर्स टू स्टॉप द मूवमेंट, और इससे क्या हुआ कि इस वायलेंस की वजह से फोर्स से स्टॉप द मूवमेंट, और ये वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हिंसक रूप ले लिया इनसे। देखिए आज भी बुलेट मार्क है, गोलियों के निशान वहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है जलियांवाला बाग में जो है फायरिंग की थी। ये जनरल डायर है। तो ये था कि रॉयल एक्ट पास किया था। रॉयल एक्ट के विरोध में जब हम लोगों ने सत्याग्रह वगैरह किया तो उसके बाद उन्होंने जो है मार्शल लॉ लगाया, जिसका कमांडर जो है जनरल डायर को बनाया गया। अब बात आती है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। गांधी जी रोट ए बुक हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज की, इन विच ही रोट दैट, और उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि इफ़ इंडियन स्टार्टेड टू नॉन कॉर्पोरेट विद ब्रिटिशर देन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट इन 1 ईयर। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग देना बंद कर दें तो क्या होगा, भारत 1 साल में ही आज़ाद हो जाएगा। टू ब्रिंग हिंदूज़ एंड मुस्लिम टुगेदर, और उन्होंने इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को दोनों को साथ लेकर आए। गांधी जी मेट मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और गांधी जी इसके लिए ताकि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए, एक साथ अपनी लड़ाई लड़े, तो इसके लिए गांधी जी जो है मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले। फर्दर द मूवमेंट वाज रीनेम्ड, और उस मूवमेंट का नाम जो है, जो आंदोलन चला रखा था, उन्होंने उस आंदोलन का नाम चेंज करके क्या रख दिया, खिलाफत मूवमेंट, ये उन्होंने नाम रखा। ये इनकी बुक है हिंद स्वराज। ओके, तो आज जो है हमने पार्ट 1 में हम यही करेंगे कि नेशनलिज्म क्या है, इंट्रोडक्शन करेंगे नेशनलिज्म की। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में के बाद जो है खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुई, उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव हुए, इसके बारे में है। और फिर इसी की वजह से जो है सत्याग्रह यानी कि मूवमेंट हमारी स्टार्ट हुई। फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट जो है गांधी जी ने स्टार्ट करने शुरू करा डिफरेंट प्रकार की मूवमेंट की, जिसकी वजह से जो है रॉयल एक्ट पास किया ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद मार्शल लॉ पास किया, और मार्शल लॉ में जो है ये जलियांवाला बाग कांड है वो हुआ। ठीक है, फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुई जिसमें हिंद स्वराज जो है गांधी जी ने लिखी, और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा लाने के लिए ये दो जो मेन लीडर थे मुस्लिम के, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनसे मिले, और बाद में इन्होंने इस मूवमेंट का नाम चेंज करके खिलाफत मूवमेंट रख दिया। ओके, ये इनकी बुक है। तो पार्ट 1 में हम यही करेंगे। I hope all of you listen very carefully and write the notes in your register.